इस बार क्या खोजेगा भारत का चंद्रयान-3? इस बात पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। दुनिया की सारी सुपर शक्तियां भारत को सम्मानपूर्वक देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या कारनामा करने वाले हैं भारत के वैज्ञानिक। ये जो फीलिंग्स है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। जब भारत ने 2008 में चंद्रयान-1 को भेजा था, तब भारत को ये सारी सुपर शक्तियों वाले देश बड़ी हीन भावना से देख रहे थे। ये सब कहते थे कि चलो ठीक है, अपना स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट तो बना लिया, लेकिन इनका बजट बहुत कम है, इनको पास जाने दो चंद्रमा पर, देखते हैं क्या करेंगे। मतलब कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, कोई ज़्यादा हलचल नहीं थी। लेकिन इसके बाद भारत के वैज्ञानिक ने चंद्रयान-1 से जो परिणाम निकाला, उसे सुनकर सब हैरान हो गए। सारी सुपर शक्तियों वाले देश जो मानने तक को तैयार नहीं थे। चंद्रयान-1 का डिज़ाइन इस तरीके से किया गया था कि वो आने वाले मून मिशन का रास्ता तय कर सके। उसके अंदर एक ऐसा प्रोब डालकर भेजा गया था जो हार्ड लैंडिंग कर सकता था, वो भी डार्क साइड पर, जहां उस वक्त कोई नहीं उतरता था। वो गया और उसने हार्ड लैंडिंग की और वहां पहुंचकर सारे इन्फॉर्मेशन चंद्रयान-1 तक भेजता और वहां से इसरो के सेंटर तक। उसने बताया कि कैसा वातावरण है वहां पे, अगर हमें ये सॉफ्ट लैंडिंग करनी है तो क्या क्या हमें यहाँ पर इक्विपमेंट्स यूज़ करने होंगे, क्या क्या सिस्टम लगाने होंगे। सारा डेटा अब चंद्रयान-1 से होता हुआ इसरो तक पहुंच चुका था। और जब चंद्रयान-1 ने ये डेटा रिलीज़ किया कि चंद्रमा की सतह से वो कैसे टकराया, और उसके बाद जो स्टडी की, जो एक्सपेरिमेंट किए वहाँ की मिट्टी पर, तो उससे पता चला कि वहाँ पर पानी हो सकता है। चंद्रयान-1 वो पहला मिशन था दुनिया का जिसने ये बताया कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। पर इसे हमारी महान एजेंसी नासा ने सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन लगभग इसे मानने से इनकार कर दिया था। नासा ने यह नकार दिया। उसने कहा कि अभी अभी तो गए हो, पहला मिशन लॉन्च किया और पानी खोज लिया, और हमने 3000 करोड़ रुपए उड़ाए वहां पर, हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस बात पर फिर अमेरिकन एजेंसी नासा ने ल्यूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर को भेजा। तब वो इस बात को काफ़ी हद तक स्वीकार कर चुके थे कि पानी तो है, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में। चंद्रयान-1 के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSCS के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से भेजा गया था। ये वही सेंटर है जहां से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान-1 लॉन्च के 5 दिन बाद 27 अक्टूबर 2008 को ये चंद्रयान चंद्रमा के पास पहुंच गया। पहले तो उसने चंद्रमा से 1000 किलोमीटर दूर रहकर एक सर्कुलर ऑर्बिट में उसकी परिक्रमा की, और इसके बाद वो चंद्रमा के और नज़दीक आया, और 12 अक्टूबर 2008 को वो चंद्रमा से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर था। जिसके बाद चंद्रयान-1 हर 2 घंटे में चंद्रमा की परिक्रमा पूरी करने लगा। इसके बाद उसने मून के डार्क साइड पर हार्ड लैंडिंग की। इस अंतरिक्ष यान का वजन लगभग 1380 किलोग्राम था, जिसका मकसद था पृथ्वी के एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट के बारे में अपने नॉलेज का विस्तार करना। तो जल्दी 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान-1 ने मून इम्पैक्ट क्राफ्ट नाम का 29 kg का एक भारी परीक्षण इक्विपमेंट चंद्रमा की नॉर्थ पोल पर गिरा दिया था। साथ ही एक मास स्पेक्ट्रोमीटर वीडियो कैमरा, और एक हाइट से नीचे आते इस इक्विपमेंट ने चंद्रमा की ऊपरी सतह के फोटो लेकर चंद्रयान-1 को भेजा, और उसने इसके अलावा चांद के वायुमंडल का विश्लेषण किया और दूसरे कई आंकड़े भी ऊपर परिक्रमा करते हुए चंद्रयान-1 को भेजा। चंद्रमा की भौगोलिक बनावट के बारे में चंद्रयान-1 से भेजी गई जानकारी के आधार पर 2009 में पहला महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया कि चंद्रमा के पोल्स के पास बर्फ के रूप में भारी मात्रा में पानी मौजूद है। तो भारत ही वो पहला देश है जिसने चांद पर पानी होने की खोज की। हालांकि उस वक्त इस बात को नासा ने मानने से साफ साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद नासा ने ल्यूनर प्रोस्पेक्टस क्रॉस और ल्यूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर को लॉन्च किया। उसके बाद आखिरकार नासा ने भी वही बताया जो 2008 में भारत ने पहले ही अपने मिशन में बता दिया था। इसके साथ ये भी बात पता चली कि यहाँ का पानी सतह से थोड़ी नीचे है, जिसके कारण जब इस पर कोई उल्का पिंड गिरता है तब यहाँ धमाके की वजह से बाहर की ओर पानी निकलता है और अंतरिक्ष में ये विलीन हो जाता है। इसे चांद पर उल्टी बारिश का होना कहा जाता है। आइए समझते हैं कि अंतरिक्ष में पानी का मिलना किसी खजाने से कम नहीं होता, और चांद पर इतने भारी मात्रा में पानी का मिलना जैसे खजाने की चाबी इंसानों के हाथ लग जाने जैसा था। उसके बाद नासा रुका नहीं, बल्कि 2013 में नासा ने और एक मिशन लॉन्च किया। उसमें एक रोबोटिक मशीन के जरिए चांद के वायुमंडल का बारीक स्टडी करना था। स्टडी में ये पता चला कि चांद पर बिल्कुल ना के बराबर वायुमंडल में भी पानी मौजूद है।
जो कि अपने आप में एक सवाल पैदा करता है कि चांद पर इतनी पतली वायुमंडल होने के बाद भी यहाँ पानी का होना कैसे संभव है, क्योंकि ना तो चांद पर वायुमंडल मौजूद है और ना ही चांद पर बादल हैं, तो फिर चांद पर पानी का होना कैसे संभव है। ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग टॉपिक बन गया था। जैसा कि आपको पता होगा कि टूटते तारे या उल्कापिंड अपने पीछे एक पूंछ की तरह बनावट किए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उल्कापिंड के ये टुकड़े चट्टान और धूल से बना होता है। जब ये उल्कापिंड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही एटमॉस्फेयर में जलकर राख हो जाता है। लेकिन जब यही उल्कापिंड चांद की ओर जाता है तो चांद पर कोई वातावरण न होने की वजह से ये आसानी से चांद के सतह से टकरा जाता है और इस टकराव से चांद पर मौजूद सतह के नीचे पानी तेज रफ्तार से सतह से बाहर आ जाता है और एटमॉस्फेयर के अभाव में यह पानी सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है। चांद से निकलते इस पानी को नासा के रोबोटिक मशीन ने डिटेक्ट किया था और वैज्ञानिकों को ये तस्वीर भी भेजी, जिसे देखने के बाद ऐसा लगा कि चांद पर उल्टी बारिश होती है, यानी बारिश आसमान से जमीन की ओर नहीं बल्कि जमीन से आसमान की ओर होती है। तो ये थी चांद पर उल्टी बारिश होने का कंसेप्ट। हालांकि उसके बाद भी नासा के वैज्ञानिक का कहना था कि चांद पर पानी मौजूद है, लेकिन काफी कम मात्रा में। बाद में उन्होंने अपने अगले मिशन के बाद ये बात कंफर्म कर दी कि चांद पर भारी मात्रा में पानी मौजूद है और इतना पानी काफी है चांद पर कॉलोनी बसाने के लिए। इसका होना इस बात को तय करता है कि चंद्रमा पर जीवन बच सकता है या नहीं। चांद पर पानी की खोज कर भारत ने अपने पहले मिशन से ही उपलब्धि अपने नाम कर ली थी। जिस इसरो के लोगों को छोटा और स्वदेशी समझा जाता था, उसने पहले ही मिशन में वो खोज कर दिखाया जो बड़े बड़े अंतरिक्ष एजेंसी नहीं खोज पाई थी। और यही कारण है कि चंद्रयान 3 पर आज पूरी दुनिया की नजर है। चंद्रयान 1 को 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को उसने अचानक रेडियो संपर्क खो दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद इसरो ने आधिकारिक रूप से इस मिशन को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। उस वक्त तक चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की 3400 से भी ज्यादा बार परिक्रमा पूरी कर ली थी और ये चांद की ऑर्बिट में 312 दिन तक रहा था और सेंसर्स के माध्यम से डेटा भेजता रहता था। इस वक्त तक यान ने अधिकांश वैज्ञानिक मकसदों को पूरा कर लिया था। इसके बाद 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को भेजा, जिसमें सफलता हासिल नहीं हुई और पूरा हिंदुस्तान मायूस हुआ। लेकिन चंद्रयान 2 के फेल्योर के बेस पर नया चंद्रयान 3 बनाया गया और अपनी गलतियों को इसमें रेक्टिफाई किया गया। इस बार चंद्रयान 3 साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस वक्त इसरो को सबसे कम बजट में सैटेलाइट लॉन्च करने वाला एजेंसी माना जाता है। अगर इसरो ने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी तो दुनिया के कई प्रोजेक्ट इसरो के हाथ आ जाएंगे और नासा की तरह इसरो भी पैसा बनाएगा। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज की नज़र इसरो के इस मिशन पर है कि इस बार क्या नई खोज करेगा भारत का चंद्रयान 3। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में भी भारत स्पेस एजेंसी इसरो को अपार सफलता मिले, तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी पल पल की खबर पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में।